प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहां पे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया ये जो सब्जेक्ट था उसको जो है डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पे आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ और पैटर्न किस तरीके का रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ग्रोथ और पैटर्न था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशंस का इन इकोनॉमिक, वो जो है हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सपेंशन कैसे हुआ एक इकोनॉमिक के अंदर, उसको जो है यहाँ पे बताया जाता है, रेफ़र किया जाता है, समझाया जाता है, जिसमें चेंजेस इन साइज, कंपोजिशन और कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट मिला वो। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशंस के बारे में बात किया जाए तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आर्गेरियन को किस तरीके से शिफ्ट किए गए एग्रीकल्चर सोसाइटी टू डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। मतलब एक तरीके से साफ ये समझो कि इंडस्ट्री सेटअप करना और इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिले, है ना, इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिले और वो बेनिफिट से सोसाइटीज़ किस तरीके से फल फूला, उसी को जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। ताकि एक तरीके से इंडस्ट्री सेट करो, है ना, कंपनी बनाओ, कंपनी से आप लोगों को हेल्प करो और लोगों का जो हेल्प हुआ उससे जो बेनिफिट्स मिला, है ना, वो जो प्रोसेस हुआ उसी को जो है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब आप इंडस्ट्री सेटअप करके लोगों का हेल्प कर रहे हो। मतलब अगर आप इंडस्ट्री सेट कर रहे हो, आप लोगों का हेल्प नहीं करो, तो वैसे इंडस्ट्री का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे इंडस्ट्री को वैसे भी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करता, उसको कहता है यार जब तुम लोगों का हेल्प के लिए अपना कंपनी खोले हो और किसी का उससे कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो फिर तो दिक्कत है ना। तो उस चीज़ को जो है ध्यान रखना है। जो ग्रोथ है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैन बी मेजर्ड बाय वेरियस इंडिकेटर्स। कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू एडेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट लेवल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट इन ओवरऑल। जो ग्रोथ है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यानी जीडीपी का कंट्री में, इसके बेसिस पे हम लोग जो है ग्रोथ जो है मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जो पैटर्न है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो वैरी करता है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ और रीजन्स, जो कि डिपेंड करता है ऑन द रेंज ऑफ फैक्टर्स जैसे हिस्टोरिकल कंटेंट, नेचुरल रिसोर्सेज इंडाउनमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। इन सभी के बेसिस पे क्या होता है, हमारा जो पैटर्न होता है इंडस्ट्रियलाइजेशंस का वो चेंज होता है। मतलब वैरी करता है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से जो है हमारा होता है। अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वह स्टेज था जब स्टार्टिंग में जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था और एडॉप्ट किए गए थे मैकेनाइजेशंस इन प्रोडक्शन प्रोसेस में। और कंट्रीज एट दिस स्टेज ऑफन एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन एज रूरल पॉपुलेशन मूव टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना। एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो रूरल एरिया के जो पॉपुलेशन है या लोग थे, है ना, वो क्या करते थे कि अर्बन एरिया में आना स्टार्ट किया। और जब अर्बन एरिया में आना स्टार्ट किए तो रैपिडली क्या हुआ, अर्बन एरिया में लोगों का पॉपुलेशन जो है बढ़ा। और जब लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा तो डेफिनेटली वहाँ से जो है अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो है जनरेट हुआ। उसके बाद आता है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि मेन फोकस जो है डेवलपमेंट पे किया गया कि इंडस्ट्रीज़ के जैसे स्टील, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ में क्या किया गया, डेवलपमेंट को लेकर जो है मेन फोकस किया गया ताकि एक सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके और जो ग्रोथ है हमारा इंडस्ट्रीज़ का वो किया जा सके और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और जोन्स को का जो है क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया। डाइवर्सिफिकेशंस और लाइट इंडस्ट्रियलाइजेशंस, इसमें क्या हुआ कि जो टेंट्स थे हमारे डाइवर्सिफाई का, यानी जो इंडस्ट्री का जो बेस था
उसको एक्सपेंड किया गया इनटू लाइट इंडस्ट्रीज़ में, जैसे टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्विसेज, इन सभी में, ताकि हमारा जो टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशंस है उसका इंक्रीमेंट किया जा सके और जो ग्रोथ है हमारा मिडिल क्लास का वो बेटर किया जा सके। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वह स्टेज था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है सर्विस बेस्ड इकोनॉमिक जो है बन गया, मतलब शिफ्ट होने लगा। ये जो शिफ्ट हुआ हमारा ड्राइव इन किया गया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण से और ऑटोमेशंस के कारण से, ताकि जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है जैसे फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज़ का, उसमें बेटर इम्प्रूवमेंट लाया जा सके और इंडस्ट्रीज़ को या इंडस्ट्रियलाइजेशंस को और बेटर किया जा सके। ये इसका जो है मेन उद्देश्य था। उसके बाद आता है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, है ना, इंडस्ट्री सेक्टर में पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड था यानी 1991 के बाद का जो पीरियड था उसके बारे में यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। इसमें क्या हुआ कि कई सारी चीज़ें जो है चेंजेस किए गए, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनी आए और अपने देश में प्रोडक्शन करे एक लो कॉस्ट पे, और लोगों का जो है यानी जो पीपल है, इंसान है, उनका जो है बेटर हेल्प हो सके, मॉडर्नाइजेशंस जो है किया जा सके। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया गया 1991 के बाद ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके और कम्पिटिटिवनेस जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया जा सके। प्राइवेटाइजेशंस किए गए और मार्केट कंपटीशन जो है किया गया। जो पहले स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज थे उसमें जो है कई सारे इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया गया कि एक ऑनर के हाथ में जो है सिर्फ वो जैसा चाहे उसके अनुसार वो उसको कंट्रोल कर सकता है ना, जैसा वो चाहे वैसा वो कंट्रोल कर सकता है। वो अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इनकरेज करना इनोवेशंस को, वो जो ऑनर है उस कंपनी का या उस इंडस्ट्री का उसके हाथ में रहेगा। इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया गया ताकि अलग अलग, एक कंपनी एक हो लेकिन उसका जो प्रोडक्ट हो वो अलग अलग देखने को मिल सके, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी और भी कई सारे सर्विस बेस्ड सर्विसेज हैं जो कि स्टार्ट किए गए। ग्लोबल वैल्यू चेंज जो है स्टार्ट किया गया ताकि जो ट्रेड है और जो लिबरलाइजेशन अलाउ किए गए हैं कंट्रीज़ में, ताकि ग्लोबल वैल्यूज जो है उस इंडस्ट्री को मिल सके और ग्लोबली उस इंडस्ट्रीज़ की एक पहचान बन सके। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट चेंजेस, इसमें क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन किए गए इंडस्ट्री सेक्टर को पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ताकि लेबर मार्केट में चेंजेस आ सके और नए इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर क्रिएट हो और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में जॉब लॉसेस था वो यहाँ पे ख़त्म किया जा सके। और इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन भी जो है यहाँ पे किया गया कि पहले जो इन्वायरमेंट हार्म हो रहे थे उसको जो है इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बैलेंस किया ही जा सके विद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सही रहे, है ना, उसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ किए जाए और जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस है उसको पालन किया जाए। उसके बाद आता है आपका ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। देखो एमएसएमई के बारे में बात किया जाए तो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका मेन रोल यही था कि आपका जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक का इंडिया में उसको और बेटर किया जा सके, जिसमें सबसे पहला आपका जो डिफिनेशंस के बारे में बात किया जाए तो ये क्राइटेरिया बेस्ड है, जैसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, एनुअल टर्नओवर और टोटल एसेट्स कितना है, उसके बेसिस पे जो है हम लोग एमएसएमई को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। माइक्रो इंटरप्राइजेज में लेस दैन 10 एम्प्लॉय होता है और स्मॉल इंटरप्राइजेज में 10 से 49 एम्प्लॉय होता है और मीडियम इंटरप्राइजेज में 50 से 250 एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेज जो है कहा जाता है।
इसका जो है इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन होता है। ये एक तरीके से बैकबोन का काम करता है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेटर रह सके। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो आपका लेबर इंसेंटिव नेचर्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लार्ज सेगमेंट में के पॉपुलेशंस को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है इन कंट्री, उस चीज़ को जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जो है आपका इसमें किए जाते हैं, ताकि इंक्रीजमेंट हो सके और बेटर फ्लैक्सिबिलिटी के साथ लोग जो है क्या कर सके, एक क्विक डिसीजन लिया जा सके और मार्केट को चेंज किया जा सके एक इनोवेटिव आइडिया के साथ। इसमें फाइनेंस का एक्सेस होता है, इसमें क्रिटिकल फैक्टर्स हमारा होता है एक्सेस टू फाइनेंस। इससे क्या होता है कि जो एमएसएमई का जो ग्रोथ होता है वो अफेक्टेड होता है। अगर लैक ऑफ कोलैटरल और हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा तो जो लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी है वो हमारा पोज करेगा चैलेंजेस को, और जिसके कारण से लोन जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलता है वो ऑब्टेन होने में थोड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए जो है फाइनेंस के एक्सेस को क्या किया गया है, इजी बना दिया गया है एमएसएमई के लिए, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। इसमें टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जो है इकोनॉमिक का देखने को मिले, और साथ ही साथ जो भी चैलेंजेस है और जो भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ से वो जो है गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है, ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ और मेंटरशिप और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है बेटर बनाया जा सके और ग्लोबल एक पहचान भी जो है एमएसएमई वालों को मिल सके। इसके लिए कई बार जो है ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है मार्केट में देखने को मिलता है, नए टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होता है उस दौरान। सस्टेनेबल और एक्सक्लूसिव जो है यहाँ पे आपका ग्रोथ देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव जो ग्रोथ होता है एमएसएमई का, वो उसको प्रमोट करने का काम करता है गवर्नमेंट, और इसके अंतर्गत जो है क्या होता है कि जो सोशल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उसको एड्रेस किया जा सके, पता लगाया जा सके, है ना। पता लगाने के बाद जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जा सके और जो फोस्टरिंग स्किल डेवलपमेंट है उसको अच्छा किया जा सके। साथ ही साथ जो इंटीग्रेशन है हमारा एमएसएमई का ग्लोबल वैल्यू चेन्स में उसको बेटर किया जा सके। ये इसका जो है एमएसएमई का मेन उद्देश्य होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज का। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और उन्हें बोलिए कि आपकी जो क्लासेज हैं वहाँ पे बेटर तरीके से आपकी क्लासेज जो यहाँ पे जो है की जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच।